3 की लॉन्चिंग के साथ भारत फिर इतिहास रचने वाला है। भारत को ये तीसरा मिशन है चंद्रमा के लिए, चंद्रयान 3, और ये चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। इसका मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 अगर इसमें सक्सेस होता है तो ऐसा इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। इस बारे में और इस खास सफर की डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी विपिन भट्ट के पास। बताएं विपिन जी। तो चंद्रयान की उड़ान हो गई है शुरू। अब आगे का सफर यहां से कैसे तय होगा वो आपको बताते हैं। एक एक करके एक एक पड़ाव की जानकारी आपको देते हैं कि कैसे अगले 40 दिनों में ये चंद्रयान चांद तक की यात्रा करेगा और फिर उसके बाद होगा वो लैंडिंग वाला दिन। तो आइए देखते हैं कि यहां से आगे क्या होने वाला है। अब ये चंद्रमा तक की दूरी करीब आप कह लीजिए 1.5 महीना 40 दिन में यहां पर 40 दिन में पूरी होती हुई दिखाई देगी। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी होती है कुल चांद की। अब चंद्रयान उड़ गया। आज जो रॉकेट आपने उड़ता हुआ देखा, दरअसल वो चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा तक छोड़ने गया था। उसके बाद उस रॉकेट का काम खत्म। अब जो चंद्रयान है वो इसके चक्कर लगाएगा पृथ्वी की कक्षा में, और पृथ्वी की कक्षा धीरे धीरे छोड़ेगा और चांद की कक्षा यानी चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा और फिर लैंडिंग होगी। अब देखिए, जिसे आप चंद्रयान कहते हैं वो असल में क्या है? वो ये विमान देखिए, छोटा सा जो चांद के चक्कर लगा रहा है, यही चंद्रयान है जो 40 दिन तक अभी यात्रा करेगा। इसे कहेंगे प्रपोल्शन मॉड्यूल। और ये प्रपोल्शन मॉड्यूल अपने अंदर लेकर गया है एक लैंडर और उसके भी अंदर है रोवर। तो ये 3 हिस्सों से मिलकर बना है। ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा और आज से 40 दिन बाद ये पहुंचेगा चांद की सतह के ऊपर। चांद की सतह के ऊपर प्रपोर्शनल मॉड्यूल करीब 100 किलोमीटर जब दूर होगा चांद की सतह से, तो वो लैंडर को अपने से फ्री कर देगा। लैंडर के पास अपने इंजन है, अपने थ्रस्टर है। ये भी एक छोटा विमान है जो फिर चांद पर लैंड के लिए आगे बढ़ेगा। उसके अंदर जब ये चांद की सतह को टच करता है तो फिर ये रोवर निकल के बाहर आएगा। अब क्या होगा, ये इसकी जो लाइफ है उसके बारे में आपको बता देते हैं। चाहे वो रोवर की बात हो चाहे फिर लैंडर की बात हो, इनकी लाइफ है 1 लूनार डे यानी चंद्रमा का एक दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो 14 दिन तक इनको अपना काम चंद्रमा के ऊपर करना है। प्रपोर्शनल मॉड्यूल जो कि लेकर जा रहा है इनको, जिसे आप चंद्रयान कहते हैं, उसकी लाइफ जरूर 3 से 6 महीने तक होगी, लेकिन उसका काम सिर्फ इतना रहता है कि वो एक बार इनको चांद के ऊपर छोड़ दे, फिर वो उसकी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। आगे इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं वो आपको बताते हैं। अब देखिए, ये जो चंद्रयान है और ये रोवर, इस तरीके से जब लैंडिंग हो जाएगी तो उसका एक गेट ओपन होगा जहां से आप एक सीढ़ी नुमा चीज देखेंगे और उसके जरिए ये बाहर आएगा। चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, ये इस मिशन की सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी, क्योंकि 2019 में हम यहीं पर चूक कर गए थे, यहीं पर हम फेल हो गए थे, जब करीब चंद्रमा की सतह से 500 मीटर ऊपर हमारा संपर्क उस लैंडर से टूट गया। बाद में उसके थ्रस्टर्स ने ठीक से काम नहीं किया, जैसे प्रोग्राम किए गए थे वैसे वो चले नहीं, सॉफ्टवेयर के इश्यूज आए और फिर हमने देखा कि उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। जो बाद में जो ऑर्बिटर साथ में गया उसने हमें उसकी तस्वीरें भी भेजी कि कैसे वो क्रैश लैंड हो गया। तो इस बार का उद्देश्य यही है, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और उसके बाद ये रोवर निकल कर जाए और चंद्रमा पर चलता हुआ दिखाई दे। फिर ये दूसरे काम करेगा, ये चंद्रमा की सतह से कुछ जानकारियां इकट्ठी करेगा, वहां कुछ फोटोग्राफ्स लेगा, सतह की मिट्टी है उसकी कुछ हमें जानकारियां भेजेगा। वहां पर पानी की खोज भी भारत ने की थी, आपको याद होगा चंद्रयान 1 के दौरान। तो क्या और वहां पर साउथ पोल में पानी की उम्मीद है, उसका ये पता लगाएगा। तो आसान नहीं होगा, जैसे हमने कहा, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराना। आप क्या मुश्किलात जाते हैं वो आपको बताते हैं। ये साउथ पोल है चंद्रमा का, जहां पर लैंडिंग आसान काम नहीं है। 2019 में इसी जगह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश हमने की थी, सबने वो देखा है, लेकिन वो लैंड हो नहीं पाया था। थ्रस्टर्स में आ गई थी खराबी। अब 21 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं इस चंद्रयान में, जिसमें थ्रस्टर्स पे काफी काम किया गया है। ज्यादा बेहतर सेंसर लगाए गए हैं ताकि जो वो लैंडिंग का स्पॉट है वो प्रॉपरली चुना जा सके। कितनी दूरी कितने थ्रस्ट के साथ, किस रफ्तार के साथ तय करनी है जमीन तक, सतह तक चंद्रमा की, उसका सही अनुमान लगाया जा सके और जो थ्रस्टर्स में से जो फोर्स पैदा होता है वो बिल्कुल सही पैदा हो, ताकि क्रैश लैंडिंग की नौबत ना आए। और जैसा हमने कहा कि ये लैंडिंग साइट भारत ने चुनी है, बहुत मुश्किल है। अभी तक 3 मिशन सक्सेसफुल हुए चंद्रमा पर 3 देशों के, लेकिन वो लैंडिंग दूसरी जगह पे हुई है।
चंद्रमा का साउथ पोल सबसे ज्यादा कठिन जगह है उतरने के लिए। अब चंद्रयान इस बार की जो साइट है जहां पर हम लैंड करेंगे, वो जो पिछली चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग साइट थी उससे 100 किलोमीटर दूर रखा गया है। अब दिक्कत यह है साउथ पोल पर कि यहां पर एक तो रोशनी नहीं है, सूरज की किरणें बहुत तिरछी आती है, जिससे लंबी लंबी परछाइयां बनती है। तापमान यहां का बेहद कम रहता है, करीब -180 डिग्री। तो जो थ्रस्टर जो इंजन काम करते हैं उनके लिए बड़ा प्रिसीशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नहीं तो वो काम ही नहीं करेंगे अपनी ताकत पे, क्योंकि इतना ठंडा वातावरण वहां होता है। अब उम्मीद है कि सतह पर उतरेगा तो क्या वहां पानी है उसकी खोज ये करेगा, ये जो रोवर है उसके नमूने लेगा और आगे पानी होने का जो दावा था उसकी पुष्टि करता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये इस बार हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ी एक सफलता होगी। इसमें एक छोटा सा कैमरा भी लग के जाएगा, हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे कि रोवर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो कैमरा चांद की सतह से HD हाई क्वालिटी डेफिनेशन HD लेवल की फोटोग्राफी करेगा और वो हमको भेजेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ये करने वाला है। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा जो परीक्षा होगी, जो चुनौती होगी, वो आज से 40 दिन बाद होगी। अब जो समय आ रहा है इसरो की तरफ से वो 23 अगस्त का आ रहा है, शाम 5:47 पर ये लैंडिंग संभव है। पिछली बार आपको याद होगा रात में 2-2:30 बजे के आसपास ये हुई थी, तब भी पूरा देश जाग रहा था। लेकिन इस वक्त तो शाम के वक्त ये लैंडिंग हो सकती है और पूरे देश की निगाहें इस लैंडिंग के ऊपर टिकी होगी और उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 अपने इस उद्देश्य में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया विपिन जी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नेशनल डे यानी बास्टिल डे में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। भारत की तरफ से ट्राई कंटिजेंट यानी तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी इस परेड का हिस्सा बनी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। फ्रांस हर साल नेशनल डे पर अपने मित्र देशों को शामिल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राजकीय आवास एलिसी पैलेस में यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान हासिल करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को देश को समर्पित किया है और ट्वीट किया है कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत की। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत, इतिहास, कला और संस्कृति भारत और फ्रांस को एक दूसरे के करीब लाते हैं। फुटबॉलर एम्बापे के फ्रांस से भी ज्यादा फैंस भारत में हैं। फ्रांस में रह रहे भारतीयों ने हमारे आपसी रिश्तों को और गहरा किया है। संतान के जन्म पर जितनी खुशी हुई उससे ज्यादा खुशी जनता की अपने संतान की सफलता पर होती है। मां के लिए कहा है और इसलिए जब आप विदेश में नाम कमाते हैं, जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, तो मां भारती को भी वैसी ही खुशी होती है। पीएम मोदी की यात्रा से भारतीय नौसेना की ताकत में भी बड़ा इजाफा होने वाला है। पेरिस से डिटेल बता रहे हैं संजय सूरी। डील पर हस्ताक्षर होगा और उसकी घोषणा की जाएगी, जिसके अंतर्गत 26 राफेल जहाज भारत की नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। साथ में 3 पनडुब्बियों की सबमरीन्स की बात भी चल रही है और ये माना जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी सफरान एक इंजन बनाएगी भारत की कंपनियों के साथ, जो कि भारत के नए जहाज में काम आएगा। इसके आगे जो है न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है। जैतापुर पर बात थोड़ी फंसी है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न है। और इसके अलावा स्पेस के दौरान, और देखिए हमने कैसा ऐतिहासिक दिन है जब भारत में सब स्पेस की बात कर रहे हैं और लोगों का ध्यान कुछ तो बास्टिल डे पर है और कुछ स्पेस पर है, क्योंकि ये नया लॉन्च जो हुआ है चंद्रयान का,
तो साथ में आप देखें कि एक बहुत महत्वपूर्ण मौका यहाँ पर, जबकि कई तरीके से और कई स्तर पर जो है डीलिंग्स और जो कोऑपरेशन है भारत और फ्रांस के बीच में वो बढ़ाई जाएगी। और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार तेजी रही। इस तेजी के साथ निफ्टी पहली बार 19,500 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 66,061 पर बंद हुआ। निफ्टी 151 अंक चढ़कर 19,565 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी आईटी इंडेक्स में रही। वहीं मेटल, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। क्या बाजार में बुल्स की पार्टी शुरू हो चुकी है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में भी अजीत दादा का दम दिखेगा। शिंदे गुट के तमाम ऐतराज के बाद भी आखिर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला। अजीत गुट को 7 अहम विभाग दिए गए हैं। इसमें धनंजय मुंडे को कृषि, छगन भुजबल को फूड और सिविल सप्लाई मंत्रालय मिला है। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के बीच काफी मंथन हुआ। उसके बाद नामों को अंतिम रूप दिया गया। बिहार में बीजेपी ने आज विधानसभा के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अपने कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी ने इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया। सदन के अंदर बीजेपी के नेताओं ने कुर्सियां उठा ली। बीजेपी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग भी की। बीजेपी नेताओं के हंगामे की वजह से सदन चल नहीं पाया और इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं बीजेपी नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल से शिकायत की। आज सत्र का आखिरी दिन था। राजधानी दिल्ली 4 दिनों से बाढ़ की मार झेल रही है। 4 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बनी हुई है। यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करके 208.25 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। हालांकि कल से इसमें थोड़ी सी नरमी आई है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया है। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। 3 फीट तक पानी भर गया है। एनडीआरएफ की 16 टीमें राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। वहीं बाढ़ के पानी में 3 बच्चों के डूबने की भी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ के हालात पर चिंता जताई है और लोगों से अपील की है कि अभी सुरक्षित जगहों पर ही रहें, पानी वाले इलाकों में ना जाएं। ये बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें नदी में, पता चला, और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। कई बार अचानक पानी बढ़ जाता है तो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सब मत कीजिए। नहाने के लिए अभी नदी का बहाव इतना तेज है, आप अच्छे से अच्छे अगर स्विमर भी हैं तो भी इस नदी का बहाव आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। टमाटर की आसमान छूती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने सस्ते दाम पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में आज से वैन के जरिए बिक्री शुरू हो गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों टमाटर के दामों में भारी बढ़ोतरी दिखने को मिली है। टमाटर 200 रुपए से लेकर के 250 रुपए किलो मिल रहा है। लिहाजा सरकार ने यह फैसला किया है कि वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से टमाटर खरीदेगी और सस्ती दरों पर उसको दिल्ली एनसीआर के अंदर बेचेगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर सरकार मोबाइल वैन के जरिए सस्ती दरों के ऊपर टमाटर बेच रही है। 90 रुपए प्रति किलो पर लोगों को टमाटर दिए जा रहे हैं और एक आदमी
2 किलो से ज्यादा टमाटर नहीं ले सकता है। खासतौर पे कि सरकार इन टमाटरों को सब्सिडाइज कर रही है। सरकार जो आंध्र प्रदेश की मंडियां है वहां से 90 रुपए के हिसाब से खरीद रही है। ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारे चार्जेस लगा करके 120 रुपए किलो प्रति के आसपास ये टमाटर बैठता है, लेकिन सरकार इसको सब्सिडाइज करके दिल्ली एनसीआर के अंदर 90 रुपए प्रति किलो भेज रही है। लाइन आप देख सकते हैं कितनी लंबी लग गई है। 90 रुपए किलो भी टमाटर लोगों को सस्ता लग रहा है और लाइन लगा करके टमाटर खरीद रहे हैं। बात करते हैं कई लोगों से, क्या भाव मिल रहा है बाजार में? 200 रुपए किलो। अच्छा, हाँ। तो आज 2 किलो लेके जाएंगे घर पे? 1 किलो। 1 किलो सबका नंबर आना चाहिए। ऐसा नंबर आना चाहिए। तो ऐसी ही कई सारी वैन हैं जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर लगाई गई हैं, जहां पर कि इन टमाटरों की बिक्री की जा रही है। सरकार का कहना है कि वो आगे भी ऐसी बिक्री करती रहेगी ताकि लोगों को टमाटर सस्ता मिल सके। असीम मनचंदा, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।